मुसलमान वोट बैंक नहीं ना, मुसलमान मुद्दा है सर। हम महंगाई से त्रस्त हैं। ग्राउंड पे तो कोई काम नहीं हुआ है और बस जो भी है पेपर वर्क है। मुसलमानों को क्यों टारगेट करते हैं? मतलब वो आजमगढ़ को आर्यनगढ़ आतंकगढ़ बताते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है आज का विकास है, महंगाई है। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है आजमगढ़ में। ये वही आजमगढ़ है जहां के सांसद है अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ से ही ताल ठोक सकते हैं, ऐसा उनका लेटेस्ट बयान है। आजमगढ़ के अगर सियासी समीकरण की बात करूं तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में पिछले चुनाव में 5 समाजवादी पार्टी खाते में गई, 4 बीएसपी के और बीजेपी को 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। यहाँ की शहर सीट यानी कि आजमगढ़ सदर सीट पर बीजेपी आज़ादी के बाद से अब तक नहीं जीती। 8 से 10 लाख की यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। क्या है यहाँ के मुसलमानों के मुद्दे, आइए जानते हैं उन्हीं से। तो मुसलमानों की मन की बात जानने के लिए बड़े मियाँ की टीम शहर दर शहर घूमते हुए अब आजमगढ़ जा पहुंची है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने 34 शहर और 4600 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया, तब जाकर आप तक यूपी के मुसलमानों के मुद्दे की बात पहुँचा रही हैं। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है आजमगढ़ में और इस वक्त आजमगढ़ में हम शिबली कॉलेज में है। ये अल्लामा शिबली नौमानी का बनाया हुआ 1883 में कॉलेज की आधारशिला रखी गई थी। इस कॉलेज के बारे में ये कहा जाता है, और अगर मैं अल्लामा शिबली नौमानी की बात करूं तो उन्होंने मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम यूथ को पढ़ाने, उन्हें तालीम देने के लिए सालों काम किया है और उसी की पहचान एक ये कॉलेज है जहां पर आप ये देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहां से ग्रेजुएट होते हैं। आइए, शिबली कॉलेज में कुछ स्टूडेंट भी हैं, कुछ मुस्लिम लोग भी हैं, पढ़ा लिखा तबका है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार आजमगढ़ का मुसलमान किस तरीके से इस पूरे इलेक्शन को देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। आप बताइए भाईजान, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोइन शेख है। मोइन भाई अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि क्या है इस बार मुसलमानों के क्या मुद्दे हैं आजमगढ़ के जिसको लेके जहन में रखेंगे और वोट करेंगे? जी, मुसलमानों के मुद्दे हैं, उन पे तमाम मुकदमे लगे हैं जी। पीछे एनआरसी के ऊपर और जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें हमारे मुकदमे वापस लिए जाएं। सारे लड़के बेगुनाह थे, उनको दोष मुक्त किया जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है सरकार से, सरकार किसी की भी आए। विकास मुद्दा है, क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा है आज का विकास है, महंगाई है। बिजली का रेट आप देख रहे हैं दर कितना भाग गया है। मुद्दा है आप देख लीजिए गरीबी है। मुद्दा आप या युवाओं को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के ऊपर कोई मांग करता है, युवा अगर अपनी बात रखते हैं उन्हें लाठियां मिलती है। शिक्षक मांग करते हैं उन्हें लाठियां मिलती है। महिलाएं अपनी सुरक्षा की मांग करती हैं तो हाथरस कांड मिलता है। किसान जब आंदोलन करते हैं तो उस पर जीप चढ़ा दी जाती है। आज का मुद्दा है रोजगारी दिया जाए, कानून व्यवस्था कैसे ठीक किया जाए। कानून व्यवस्था इस सरकार में दर बदर इतनी घटिया हुई जा रही है क्योंकि 4.5 साल में इन्होंने कोई विकास तो किया नहीं है। जो गुंडा राज खत्म हुआ, कुलदीप सेंगर क्या था बताइए? एक लड़की के ऊपर जीप चढ़ा दी जाती है, उसको मरवा दिया जाता है। रेपिस्ट उन बीजेपी में है और तमाम सारे बीजेपी के नेता जो बिल्कुल भ्रष्ट हुए हैं वो सब आज़ाद हैं। ये टॉपिक ये गुंडा राज खत्म हुआ। आपने क्या गुंडा राज खत्म किया आपने? मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं वो जनता हूँ जो त्रस्त हूँ, मैं वो आवाज़ हूँ। मैंने कोई डेवलपमेंट नहीं देखा। मैं हाथरस कांड देखा हूँ, मैं कुलदीप सेंगर का कांड देखा हूँ, मैं फेक इनकाउंटर देखा हूँ। मैं वो मुसलमान हूँ जो टीन एज बच्चे बताइए जो है जेलों में गए हैं। 17 ईयर्स बच्चे जो है उनको एनआरसी के नाम पर बताइए जेल में भेजा गया है। और मुसलमान क्या समझ रहे हैं आप? मुसलमान बस यही आप इसी के लिए रखे मुसलमानों को टॉर्चर करने के लिए। हम जिस जगह मुस्लिम नौजवानों से बात कर रहे थे उस यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े स्कॉलर निकले हैं। उन्हीं की तरह हमसे बात करने वाले नौजवान भी सियासत की गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने हमें मौजूदा सरकार की तमाम खामी भी गिनाई और खूबी भी। ये भी बताया आखिर आजमगढ़ के मुसलमानों का किस बात का मलाल है। 20% मुसलमान हैं यहाँ पे, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते आप इग्नोर। बात करते हैं गाय की कौन सी बताइए? कितना नुकसान हो रहा है, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़क पर, आप गाय संभाल ही नहीं जा रही है आपसे।
ये 80-20 का कोई मुद्दा नहीं है सर। ये कुलदीप सेंगर का मुद्दा, ये हाथरस का मुद्दा है, ये बेरोजगारी का मुद्दा है, ये परेशानी का मुद्दा है, ये जनता तरस का मुद्दा है सर। नॉट 80 and 20 इज नॉट टॉपिक। आजम खान क्या मुस्लिमों के बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश? नहीं, वो मुसलमानों के नेता नहीं है। उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुस्लिम नहीं पढ़ते, सारे आप स्टाफ देखिए सर, 80% स्टाफ जो है वहाँ हिंदू हैं। वो सिर्फ एजुकेशन पे काम कर रहे थे। रामपुर में कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया वहाँ नहीं है था यूनिवर्सिटी में कि नहीं हिंदू आकर के पढ़ेगा, मुसलमान आके पढ़ेगा। इट्स नॉट, ऐसा कुछ नहीं था सर वहाँ पर, ऐसा नहीं था। वो सबके लिए थे। एक एजुकेशन का उन्होंने मंदिर बनाया था। उन्होंने ये नहीं कहा था मैं यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था मैं एजुकेशन का मंदिर बना रहा हूँ, और जिसको उन्होंने तरस कर दिया, बंद करा दिया। बताइए सर ये क्या है? वो आजम खान ने विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है ये कह रहे हैं? जी सर, इसका मतलब बदले की राजनीति हो रही है। ये बदले की राजनीति हो रही। कोई भी अच्छा काम करेगा तो उसको वो जेल में डाल देंगे। ये चल रहा सर, ये गुंडा राज है। ये गुंडा राज नहीं। मुसलमान डरा हुआ है उत्तर प्रदेश का? नहीं, बिल्कुल मुसलमान कहीं से भी डरा हुआ नहीं है। ये डराने की उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन मुसलमान डरा नहीं। मुसलमान जैसे था पहले वैसे आज भी खड़ा है। हाँ, जहाँ पे थोड़ा सा गरीब तबका रहता है या अनएजुकेटेड लोग हैं, वो थोड़ा सा उनको परेशान किया गया है, उनको जेलों में डाला गया है, उनको मारा गया है, पीटा गया है, गाँव के नाम पे, गौ तस्करी के नाम पे मुसलमानों। हालांकि आजमगढ़ में बीजेपी का कभी असर नहीं रहा। 2017 के चुनाव में भी आजमगढ़ जिले की 10 सीटों में से बीजेपी ने एक ही सीट जीती थी। बाकी 5 पर समाजवादी पार्टी और 4 पर बहुजन समाज पार्टी काबिज हुई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए आजमगढ़ को जीतना एक चुनौती की तरह है। आप कह रहे हैं कि गरीब तबका परेशान है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, मैं कई इलाकों में गया हूँ, मुस्लिम इलाकों में मैंने बात की है, गरीब तबके को जो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, राशन और आयुष्मान कार्ड योजना, उसका लाभ 70% मुस्लिमों को मिला है। तो वो फायदा आजमगढ़ में नहीं है क्या? 70% कहाँ मिला सर? 70% तो कहीं से नहीं है। हाँ, अगर 100 में से 2, 4, 10 मिल गया होगा तो मिल गया होगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि 70%, क्योंकि हमने तो कहीं देखा ही नहीं। ठीक है, अनाज मिल रहा होगा, क्योंकि अनाज राशन कार्ड जिसका बनेगा उसको मिलेगा, वो तो जाएगा ही लेने, क्योंकि अभी कोविड चल रहा था तो वो तो मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर ये जो इनकी एक आई थी शौचालय योजना या फिर इनका ये आवास योजना, तो इसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, मैं नहीं समझता, क्योंकि मुझे कहीं दिखा नहीं ग्राउंड लेवल पे। क्योंकि मुसलमान तो आज अपने कागज़ों को लेकर ही दौड़ रहा है इधर। दूसरी, इन्होंने जो हेट पॉलिटिक्स की है, सबसे बड़ी इनकी ये थी, जैसे कि यहाँ हेट स्पीसीज के लिए अभी आपका यति नरसिंहानंद जैसा कोई आदमी है, शायद नाम सुना मैंने उसका, तो उसने कुछ बोला तो उसके खिलाफ आपने कुछ नहीं किया। आज भी वो बाहर है, इनकी शायद 1-2 दिन हुआ, शायद गिरफ्तार हुआ है, लेकिन वो भी किस मामले में गिरफ्तार किया उसे नहीं पता, क्योंकि बता रहे थे कि शायद वो औरतों के बारे में उसने कुछ गलत कहा था, उस पर किया है। पुलिस ने भी सफाई नहीं दी है। तो और एक मुसलमान क्या करता है कि अगर कुछ भी बोल देता है, अच्छी बात, देश के लिए बोलता है और इनके खिलाफ होती है, क्योंकि जब आप देश के लिए बोलेंगे तो ये भाजपा के खिलाफ बात होती है, क्योंकि उनको अच्छाई चाहिए नहीं, तो इसलिए मुसलमानों पे ये केस लगा देते हैं। आज के भाजपा के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना जैसा हो गया? हाँ, भाजपा के खिलाफ अगर आप बोलते हैं, इवन भाजपा के खिलाफ ना बोल के आप देश के लिए बोलते हैं, देश की अच्छाई के लिए बोलते हैं, तो भाजपा को लगता है कि ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी यही है, क्योंकि ये अच्छाई नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आज देश जो है 200 साल पीछे चला जाए। आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला है, जहां से दुर्गा प्रसाद यादव 8 बार जीत चुके हैं। वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी हैं। अब उनकी टक्कर का कोई नेता दूसरी पार्टी उतारे तो आजमगढ़ की सियासत में बदलाव हो। यहां तक ओवैसी की तकरीरों को भी यहां के मुसलमान पसंद नहीं करते हैं। स्पीच की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने 100 ऐसी सीटें रखी है जहां पर मुस्लिम तबके ज़्यादा हैं, उसमें एक आजमगढ़ भी है। आजमगढ़ के मुसलमान कैसे देख रहे हैं ओवैसी को? आजमगढ़ का मुसलमान, देखिए मुसलमान एक्चुअली क्या होता है कि सब में हर तरह के लोग होते हैं, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, तो ऐसा नहीं है कि ओवैसी को पसंद करने वाले नहीं हैं, उनकी भी तादाद है, पर कुछ में है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इफेक्ट कर पाएंगे इलेक्शन को जो आ रही है। सर ये उत्तर प्रदेश है, हम बासी रोटी खा करके इत्तेफाक कर लेते हैं। हम हैदराबादी बिरयानी नहीं खाते सर, हम खुश हैं अपनी बासी रोटी में सर, हमको हैदराबादी बिरयानी नहीं चाहिए सर। बिरयानी और रोटी बिल्कुल सर, हमारे उत्तर प्रदेश की हमारी उत्तर प्रदेश की जनता है, वो उत्तर प्रदेश की जनता वेस्ट बंगाल ने जैसे उन्होंने जवाब दिया था ना, वैसे हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भी उनको जवाब दे देगी। बीजेपी से क्या नफरत है मुसलमानों को? नहीं, कोई नफरत नहीं है सर, हमें आप डेवलपमेंट दिए होते हैं, हमें कोई नफरत नहीं है।
योगी जी और ओवैसी साहब में आप दोनों लोगों की अगर भाषण सुन ले आप, दोनों लोग सेम। कभी उन्होंने मुसलमानों के लिए नहीं तारीफ की योगी जी ने, और इन्होंने कभी मुस्लिम हिंदुओं के लिए नहीं की। तो सेम है दोनों, दोनों एक ही सिक्के वाले। एक भाषा एक है। ऑल स्पीच आर तरीका एक स्क्रिप्टेड ऑफ ओवैसी। उनको वही स्पीच देना होता है जो बीजेपी उनको देती है, स्क्रिप्टेड उनके पास होती है, वही वो देते हैं। अयोध्या काशी जारी है, अब मथुरा की बारी है। ये नारा खूब चला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत चल रहा है। पूर्वांचल में क्या असर है? जब देश को ज़रूरत थी विकास की, रोजगार की, तब आप दिखे नहीं, तब आप हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। यहाँ के मुसलमान को तो आप आतंकवादी मानते हैं, आप यहाँ के मुसलमान को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं, यहाँ के मुसलमान को आप आतंकवादी मानते हैं। पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए। अरे हम लोग तो जोड़ने का काम करते हैं, आप तोड़ने का काम करते हैं। इस बेस पे आप राजनीति करते हैं, यूपी में करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में आप राजनीति करते हैं। कह रहे हैं मुसलमान का कोई यहाँ पे हक नहीं है, आप बात कर रहे हैं। हमारा एक शेर कहना है कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो, ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो, दुश्मन जो हार मान ले तो तलवार गिरा दो। अरे घुट घुट के 5 साल तलक जीने से बेहतर सरकार अगर ना मर दे तो सरकार गिरा दो। आजमगढ़ जिले की 10 सीटों पर करीब 18% मुस्लिम आबादी है, जबकि आजमगढ़ सीट पर काफी तादाद में मुसलमान हैं, जिनके लिए विकास ही मायने रखता है। ध्रुवीकरण की सियासत को वो समझने लगे हैं, इसीलिए इस बार वोट विकास के नाम पर देने की बात कही जा रही है। फिर वो क्या है महाराज, मानते हैं कोई योगी गवर्नमेंट में बहुत कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं, पर कुछ काम में ये बहुत गड़बड़ किया। और विधायक और सांसद लोग से तो मेरी पर्सनल मतलब क्या बताएं, इन लोग से जादू, इन लोग को बहुत बढ़िया जादू आता है। जितने भी माननीय विधायक और सांसद, इन लोग को जादू बहुत बेहतरीन आता है। जादू क्या आता है कि ये लोग जब इलेक्शन कमीशन जो डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर काम करते हैं, जब इन लोग को जब अपना ब्यौरा देना होता है ना, संपत्ति का ब्यौरा देना, तो उसमें किसी कोई 25 लाख दिखाए, कोई 25,000 दिखाए, कोई इतना गरीब दिखाएगा कि जैसे लगेगा बस फटा पैंट पहन के घूम रहा है। और जैसे ही विधायक या सांसद या मंत्री बनते 6 महीने बाद गनर के लिए अलग से फॉर्च्यूनर, गनर के लिए अलग फॉर्च्यूनर आएगी, समर्थक के लिए अलग फॉर्च्यूनर नहीं, घर वालों के लिए अलग फॉर्च्यूनर। इतना सारा पैसा आता कहाँ से? सद है अखिलेश यादव जी। उनको कैसे आंकते हैं आप? क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री फेस है वो, और वही चेहरा इस बार आजमगढ़ से चुनाव भी लड़ सकता है विधानसभा का, ये भी खबर। देखिए आपको मैं जेन्युइन बात बताऊँ ना कि सांसद जी ने काम आजमगढ़ में, देखिए मुलायम जी ने बहुत काम किया है आजमगढ़ के लिए। डेफिनेटली अगर कोई किसी ने जेन्युइन काम किया है तो सपा ने ही किया है। हालांकि खबर ये भी आई अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि वो यहीं से सांसद भी हैं। अब सवाल ये, क्या अखिलेश के यहाँ आने से उनकी पार्टी को फायदा होगा? क्या मुसलमानों से नजदीकी साधने में मदद मिलेगी? कौन सी पार्टी है जो विकास को लेकर आगे बढ़ रही है? क्योंकि बयान तो किसी पार्टी के ऐसे दिखाई नहीं दे। जी, मैनिफेस्टो कहाँ है अभी किसी के? अखिलेश यादव ने पहले ही बोल दिया है कि हम आते ही 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसका असर होगा? होगा हाँ? जी। 300 यूनिट फ्री बिजली का असर होगा सर? हाँ, उसका भी पूरा असर होगा। मैं वो मुसलमान हूँ, हम ढोल वाले मुसलमान नहीं हैं सर। हम वो मुसलमान वाले कौन से मुसलमान? ढोल वाले जैसे जिनको ढोल बजा दिया जाता है ना, वो मुसलमान नहीं है ना। वो एक बोल दो सब ना, मुसलमान ढोल वाला है, ठीक है सर। हाँ, हम ये है कि कोई भी सरकार है, हमें ना योगी जी से कोई पर्सनली दुश्मनी है, ना अखिलेश से कोई मोहब्बत है। बस डेवलपमेंट हमने देखा आजमगढ़ में, वाकई जो है दो टाइम में डेवलपमेंट हुआ था। एक राम नरेश यादव के टाइम में डेवलपमेंट हुआ था, दूसरा डेवलपमेंट जो है वो अखिलेश यादव के टाइम में हुआ था। आजमगढ़ के मुसलमान जो यूथ था, इसको लेके एक तस्वीर बनाई गई पूरे देश में। ये कहा गया कि यहाँ आतंक की फैक्ट्री है। ये सब चीजें जो है, इसने कितना इम्पैक्ट डाला दिमाग पे? ये तो अमित शाह, आप जब लोगों यहाँ से आते थे या बाहर कभी गए होंगे, तो असर होता है कि हम आजमगढ़ से हैं, लोग रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर? देखिए इस पे तो 2 ही पार्टियां हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा की हैं। सबसे बड़ी कांग्रेस है, मुसलमानों की दुश्मन थी है, और दूसरी पार्टी है उसे बढ़ चढ़ के बढ़ावा दी है तो अमित शाह, माननीय अमित शाह जी जो हैं, गृह मंत्री जो हैं भारत से, वो सबके मंत्री हैं ना। वो मुसलमानों को क्यों टारगेट करते हैं? मुसलमानों को क्यों टारगेट करते हैं? मतलब वो आजमगढ़ को आतंकगढ़ बताते हैं, आतंकवादियों का अड्डा बताते हैं। वो यहाँ तक कि सिविल कॉलेज को भी बदनाम करने के लिए बीच में आए तो कुछ फालतू की बात करके गए हैं। तो सबको मतलब सब वर्ग को लेके चलना चाहिए, मगर वो केवल और केवल एक वर्ग को लेके चलते हैं और वो मुसलमानों को टारगेट बना के रखते हैं। जैसे कोई भाई ने पहले बताया था कि ओवैसी जी मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वो केवल हिंदुओं की राजनीति करते हैं योगी जी, और ये बात सही है, हिंदुओं की राजनीति करते हैं। मगर यहाँ मेन मुद्दा हिंदू और मुस्लिम नहीं है, मेन मुद्दा रोजगार का है। ये बात आजमगढ़ में ही नहीं,
करीब करीब हर मुस्लिम बाहुल इलाके में हमें देखने को मिली कि मुसलमान बीजेपी को बहुत मुश्किल से वोट करता है। इसके पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मुसलमान ये भी बोलता रहा है कि अगर उनके मुद्दे पूरे करने में बीजेपी आगे आए तो वो साथ हैं, विकास करें, खूब वोट मिलेगा। जो है ना, मुसलमानों का ये मुद्दा नहीं कि काशी मथुरा ये सब मुसलमानों का मुद्दा नहीं। हमारे घर में मोहल्ले में मस्जिद है, बहुत है मस्जिद। सर हमको खाली डेवलपमेंट दे दीजिए, सेफ्टी दे दीजिए, और जो है एनआरसी और मॉब लिंचिंग ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। हम मुसलमान जो है बीजेपी के भी साथ जाने के लिए तैयार हैं। सब बस सेफ्टी दे दीजिए, हाँ कि औरतें महिलाएं आराम से सब निकल सकती हैं। डेवलपमेंट दे दीजिए, एजुकेशन दे दीजिए, ये सारे मुद्दे दे दीजिए। जो पार्टी दे देगी सर हम उनके साथ हैं। शिबली कॉलेज को लेकर ये भी कहा गया कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो वंदे मातरम नहीं गाते। नहीं सर, वंदे मातरम हम बचपन में हम गाते थे, बचपन से ही। हाँ, बचपन से हम वंदे मातरम गाए। बट आप टॉर्चर करके मुझसे कहेंगे वंदे मातरम गाओ तो इट्स नॉट पॉसिबल सर। ये कैसे पॉसिबल है? हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं ना, नॉट यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं ना है सर। यहाँ डेमोक्रेसी है, हम अपने मन के मालिक हैं, आज़ाद हैं सर। हमारा जब मन, हम 1 से लेकर के दर्जा 5 तक सर हम वंदे मातरम हम गाए पढ़े, ठीक है। लेकिन सर अब ये कि आप मुझे टॉर्चर करेंगे नहीं, ज़बरदस्ती आप पढ़िए, ज़बरदस्ती ये करिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल सर। यहाँ पे ये फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी सर? आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी पहले से ही माइलेज में है। अगर मुसलमान वोट एकमुश्त उसके लिए पड़ेगा तो रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि एसपी से यादव वोट छिटकता नहीं। एमवाई समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी का काम करता है। ये अलग बात है, ये दांव 2017 और 2019 में नहीं चल पाया था। जमाल साहब, क्या है इस बार आजमगढ़ के मुसलमान के दिमाग में क्या रहेगा जब वोट डालने जाएगा? हर मुसलमान जो है पूरे जो है नया मुख्यमंत्री लाना चाह रहा है। क्यों, योगी जी अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है? क्योंकि वो रेडीमेड हैं, उनके में ताकत ऐसा होता तो जीत कर आकर बन जाते हैं। उनकी कुछ पकड़ नहीं है हमारे यूपी में। रेडीमेड है, मैं समझा नहीं। योगी जी ताकतवर मुख्यमंत्री नहीं, रेडीमेड का मतलब ये है कि वो किसी के उस पर बन गए, समझिए। अच्छा, और उनके में इतना ताकत नहीं है, मतलब वो चुनाव। अच्छा, लेकिन इस बार तो जा रहे हैं, गोरखपुर से लड़ रहे हैं इस बार तो चुनाव। अरे तो वो क्या लड़ेंगे, 0 पर रहेंगे, उनका कोई नामो निशान नहीं है। वो काम वाम किया नहीं किया ये बताइए। कुछ भी नहीं किया। क्या किए हैं मुसलमान के लिए चाहे और आदमी के लिए? क्यों किया है ना। हाँ। बहुत कुछ किया है। जैसे क्या, अभी ये 4-5 साल से मतलब ये अपना ये बाली मोड़ का वो जो सड़क नहीं बन रहा था, अभी बन गया है वो। अभी सही हुआ है, सब कुछ अभी सही चल रहा है, जो भी चल रहा है सही चल रहा है। राशन वासन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। यार ये 85-15 का मुझे गणित समझाइए। देखिए 20 और 80 का गणित तो ये कि 20% मुसलमान है, 80% हिंदू है। 85 और 15 का क्या गणित है? 85 में जो है जितने जो है शेड्यूल एससी जो भी है 85 हैं। हाँ। और 15 में जो है जितने सबड़, हाँ। ये सब 15 में है। अच्छा जी। तो इस हिसाब से तो फिर बीएसपी पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी है। तो राजनीति अलग अलग है, वो अपना अपना हिसाब से जो लोग आते हैं जिसे वो करते हैं। आजमगढ़ में बुनकर भी काफी रहते हैं। बताया जाता है कि आजमगढ़ में काफी साड़ियां बनाई जाती हैं जो बनारस भेजी जाती हैं। खास रेशम की बनी साड़ियां हथकरघे पर तैयार होती हैं, जिसमें काफी वक्त लगता है। इस काम में 15 से 20 हजार मुस्लिम जुटे हुए हैं। तो आजमगढ़ में आपको इस तरह के कई जगह पर हैंडलूम और पावरलूम मिल जाएंगे जहां पर बनारसी साड़ी बनाई जाती है। बनारसी साड़ी जो हाथ से बनाई जाती है वो इसी तरह के हैंडलूम में बनाई जाती है, और इसके पीछे वजह ये होती है कि जो रेशम से वो बनती है वो रेशम बहुत ही हल्का होता है। अगर उसे पावरलूम यानी कि मशीन में चढ़ाएंगे तो वो टूट जाता है, काम नहीं कर पाता है, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये आप हाथ से बनाएं। एक साड़ी को बनाने में कितना वक्त लगता है, कितने में वो जाती है और कितना इसमें बारीकी काम है, वो आप देख सकते हैं। कितनी बारीकी से यहाँ पर काम करते हैं, और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ऐसे पावरलूम भी हैं, हैंडलूम भी हैं जो काम करते हैं, और लोगों का गुजर बसर का एक यही तरीका है। कितने दिन में बनती है चाचा? एक अगर मैं इस साड़ी की बात करूँ तो कितने दिन में बनती है? अरे वही 5 से 6 दिन। बहुत मेहनत करेंगे तब। ये बताइए, बनारसी साड़ी जो है वो पावरलूम में क्यों नहीं बन पाती? पावरलूम पर नहीं चल पाएगी। वजह? वो उसकी मार ज्यादा पड़ती है, रेशम टूट जाता है जी। तो ये हाथ से बनाई हुई साड़ी कितने में बिकती है और कितना आपको मिलता है? वही हमको मजदूरी मिलती है, वही करीब 17-18 यही मिलती है। 1800 रुपए। और कितने दिन में बनती है? वही 5-6 रोज में। 5-6 रोज में। यहाँ कितने लोग होंगे जो इस तरह के कारोबार में जुटे हैं?
अरे यहाँ करीब करीब 15-20 हज़ार करीब होंगे। तो बनारसी साड़ी जो है देखिए यहाँ पर बनती है और ये इस तरीके से बनाया जाता है। छोटे से छोटे कमरे हैं और उनके अंदर इस तरह के ये हैंडलूम है और यहाँ पर ये बनाए जाते हैं। लाइट कटना एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से पावर लूम चल नहीं पाते हैं। यहाँ पर लाइट बड़ी कट रही है और इसका बड़ा नुकसान यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं ओडीओपी में इसको लिया तो है लेकिन उसका फ़ायदा बड़े जो कारोबारी हैं उनको मिल रहा है। ये जो डेली बनाने वाले लोग हैं इन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। हालांकि आजमगढ़ में पुरानी और मौजूदा सरकार ने कुछ योजनाएं लाकर यहां के लोगों की किस्मत संवारने की कोशिश की, लेकिन आजमगढ़ के मुसलमानों का मानना है कि वादे से आगे काम होना चाहिए। जब तक विकास की बूस्टर डोज नहीं मिलेगी, आजमगढ़ में विकास की रफ्तार बेहद धीमी ही रहने वाली है। आजमगढ़ और यहाँ के मुसलमानों को लेकर कई बार कई तरह की कई पॉलिटिकल पार्टीज ने बयान भी दिए। बाटला हाउस एनकाउंटर और उसके बाद फिर जयपुर और अहमदाबाद ब्लास्ट में यहाँ के कुछ लोगों के नाम आने की वजह से यहाँ पर LIU और ATS जैसी कई एजेंसियाँ सक्रिय रही हैं। हालांकि पिछले 5 सालों की बात करें तो यहाँ से कोई भी ऐसी घटना नहीं आई, कोई भी शख्स का नाम नहीं आया, लेकिन गाहे बगाहे ये मुद्दे चुनावी ज़रूर बनते हैं। आजमगढ़ पिछले इलाकों में आता है, वहां बुनियादी सुविधाएं भी सभी लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि इसका असर सिर्फ हैंडलूम से जुड़े मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि 80% हिंदू आबादी पर भी पड़ता है, जो हर बार इस उम्मीद से वोट देते हैं कि काश इस बार हालात सुधर जाएं। लेकिन ध्रुवीकरण की हांडी पर जब सियासत पकने लगती है तो विकास और तमाम बुनियादी मुद्दे छोटे पड़ जाते हैं। इस बात का मलाल आजमगढ़ के मुसलमानों को कचोटता रहता है। आजमगढ़ सीट सपा की सीट मानी जाती है। ये उसका एक ये कह सकते हैं कि गढ़ रहा है। यहाँ से लोकसभा की 2 सीटें आती है और एक सीट पर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी यहीं से चुनाव जीते थे। अब खबर यह है कि आजमगढ़ पर वो विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं यहाँ की किसी एक सीट से। उसका कितना असर होगा यहाँ की 10 विधानसभा सीट पर वो तो रहेगा ही असर, साथ ही ये पूर्वांचल पर भी इफेक्ट डालेगा। यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं के कई मुद्दे धरातल पर हैं। लोग कोरोना का दर्द भी नहीं भूले हैं, लेकिन ये भी सकते हैं कि वो काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाए गए हैं वो कुछ लोगों तक पहुंचे भी हैं, जिसकी बात गाहे बगाहे लोग मानते भी हैं। अब देखना यह होगा कि आजमगढ़ का मुसलमान इस बार इस इलेक्शन में बुनियादी मुद्दों पर वोट करेगा या फिर ये वोट 80 बनाम 20 पर होगा या 15 बनाम 85 पर होगा। बड़े मियां किधर चले में आज के लिए इतना ही। फिर किसी और सीट से कल करेंगे मुलाकात। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।